नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। देश इस हफ्ते पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर हम चर्चा करेंगे कि उनकी सोच, उनकी नीतियां, उनकी विरासत ने देश को क्या दिया। नेहरू के विचारों पर गौर करें तो समाजवाद, विज्ञान, तकनीक का विकास और वैज्ञानिक नजरिए के प्रसार में उनका अटूट विश्वास था। बड़े उद्योगों और शहरों पर आधारित अर्थव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, निर्गुट विदेश नीति और उदार जनतंत्र को उनकी विरासत माना जाता है। दुनिया मानती है कि नेहरू ने देश को अंतर्राष्ट्रीय ताकत दी, भारत को विकासशील देशों की कतार में अग्रणी रूप में खड़ा किया और एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। उनके प्रशंसक मानते हैं कि जो नींव नेहरू ने रखी, उसी की वजह से आज भारत दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में जगह बना चुका है। लेकिन उनके आलोचक मानते हैं कि देश की तमाम कमियों के कारक भी नेहरू ही हैं। हमारी आर्थिक प्रगति की रफ्तार लंबे समय तक धीमी रही और आज भी देश में करीबन 20 करोड़ लोग गरीब हैं। उनके बताए तमाम लोकतांत्रिक संस्थान यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिखर रहे हैं और तकनीक, आर्थिक संस्थान भी विश्व स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। यही नहीं, भारतीय समाज में वैज्ञानिक नजरिए का आज भी अभाव है। तो क्या नेहरू ने एक विजातीय सोच को भारत पर थोपने की कोशिश की, या फिर वो एक सकारात्मक शुरुआत थी और इसी में हमारे देश का भविष्य है? आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर कि अब देश में नेहरूवादी सोच की क्या प्रासंगिकता रह गई है। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हैं मणिशंकर अय्यर साहब। कांग्रेस के नेता हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कांग्रेस में नेहरू पर अथॉरिटी माने जाते हैं। आपने नेहरू की फिलॉसफी पे एक मशहूर किताब लिखी है, टाइम ऑफ ट्रांजिशन, राजीव गांधी टू द 21st सेंचुरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत विवेक काटजू साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुशीरुल हसन, आप इतिहासकार हैं और आपने भी नेहरू पर 2 किताबें लिखी हैं। आपकी किताब वी द नेहरू बहुत मशहूर रही है, लेकिन एक और किताब जो इस समय प्रेस में है, नेहरू इन प्रिजन, वो भी लोगों को इंतज़ार है उसका। और इसके अलावा हमारे साथ नेहरू पर किताब लिखने वाले मनोज झा भी हैं। मनोज झा आरजेडी के प्रवक्ता तो हैं ही, लेकिन इन्होंने ट्रांजिट टॉक्स करके नेहरू पर एक किताब लिखी है। आप सभी का स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए पैनल के मेंबर और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी और वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा तमाम नौजवानों का भी बहुत बहुत स्वागत है जो हमारी इस चर्चा में पूरी तरह से शरीक होकर अपनी बात और आधुनिक समाज के जो सरोकार हैं उसको भी सामने लाने की कोशिश करेंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत मणिशंकर साहब मैं अगर आपसे करना चाहूँ तो जो नेहरू के प्रशंसक हैं वो ये मानते हैं कि देश को तरक्की देने के लिए उन्होंने जो तमाम इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप किए या बनाए, उन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हमने दुनिया में नाम कमाया। लेकिन जो उनके आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए और हम उसकी वजह से पिछड़ गए। और आज भी अगर देखें तो हमारे पास कोई ऐसा नाम देने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि दुनिया में हम जिसके आधार पर गर्व कर सकें। क्यों पंचायती राज नहीं है? हमारे यहाँ 2.5 लाख पंचायत राज संस्थान हैं, जिनमें कि हमने चुनकर निकाला है 32 लाख प्रतिनिधिगण, मुकम्मल तौर पर डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। और उनमें शामिल हैं 15 लाख महिलाएं। जितने महिलाएं चुनकर आई हैं हमारे संस्थानों में, सारी दुनिया में चुनौती के ज़रिए से आने वाले महिलाओं से ज़्यादा संख्या मात्र भारतवर्ष में है। और इसका शुरू करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मैं समझता हूँ कि बजाय मात्र इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने की, हम अपने राष्ट्र की जो पहचान है, जो हमारी राष्ट्रवाद है,
उसके बारे में हम बात करें। हम जरूर राष्ट्रवाद क्योंकि- के बारे में जी। बात करेंगे, उनकी मॉडर्न सोच के बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि जो गुटनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता और बराबरी के अधिकार उन्होंने दिए समाज को या देश को, उसका अब तक हम उस पर चलकर कहाँ पहुँच पाए हैं। लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य ये था कि अभी हम शुरुआत इससे करें कि दरअसल उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस दिए हमारे देश को, वो क्या फलीभूत हुए, क्या हम उस पर चलकर वाकई दुनिया के सामने लोहा ले पा रहे हैं। क्योंकि आज बार बार इसे दोहराया जा रहा है, उनके आलोचकों के ज़रिए ये दोहराने की कोशिश की जा रही है कि जो हमने ब्यूरोक्रेसी तैयार की वो करप्ट निकल गई, जो हमने प्लानिंग कमीशन जैसे आर्थिक मुद्दों को सॉल्व करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए वो बेकार साबित हो रहे हैं और अब उन्हें बंद करने की और बदलने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से कुछ बहुत नहीं निकल के आ पा रहा है, दुनिया में कोई ख़ास नाम नहीं कमा पा रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया जी, जिसको आप दोहरा नहीं रहे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़बरदस्ती से कहनी पड़ रही है कि पंचायत राज के जो पूरी प्रणाली जो है वो पंडित जी ने शुरू किया था सन 1957 के पश्चात, जबकि बलवंत राय मेहता जी का रिपोर्ट उनके हाथ में आया। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने यहाँ एक जमहूरियत के लिए पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस बनाए दिल्ली में और हमारे राज्यों के राजधानियों में, 1947 के पश्चात 150 तकरीबन ममालिक आज़ादी तक पहुंच गए और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बने। उनमें से वाहिद एक है भारतवर्ष, जिसने दिखा दिया कि हम एक नए देश भी हों या एक ऐसे देश हों जो कि कॉलोनियलिज्म से बाहर निकल कर आए हों, तब भी हम जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर यहाँ कायम कर सकते हैं। वो भारत के अलावा आपको और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और हमारी पड़ोस में आप देखिए, पाकिस्तान देखिए, नेपाल देखिए, बांग्लादेश देखिए, श्रीलंका देखिए, मालदीव्स देखिए, कहाँ है एक पार्लियामेंट जो कि पूरे 67 साल से चलते आ रहा है और जो आने वाले 670 साल तक रहेगा। ये पंडित जी का देन है। और वैसे ही आज के दिन यदि एक आईटी रेवोल्यूशन विश्व में हो रहा हो तो उसका मूल कारण तो भारतीय हैं। आप बिल गेट्स से पूछिए, वो खुद कहते हैं। और वो भारतीय कहाँ से आए? वो हमारे ही आईआईटीज से आए, हमारे ही आईआईएम से आए और बाद में जाकर हमारे जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें से आए। जो कमियां तो होंगे ही, जबकि आप 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खातिर कर रहे हो तो कुछ तो कमियां होंगी। और कमियों को पकड़कर जो रचनात्मक काम हुआ है उसको भूल जाना, उससे साफ पता लगता है कि आप लगे हुए हैं किसी तरह की गंदी राजनीति करने में। और ये नहीं कि आप समझते हो कि आज के दिन यदि आलोचना का जगह हो गया है, उसका मूल कारण है कि कुछ रचनात्मक काम हुआ है। रचनात्मक काम को कम महत्व देना और राजनीति को ज़्यादा, क्या ये अब हमारे देश में ज़्यादा जोर शोर से देखने को मिल रहा है? मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। हाँ। मेरा ये मानना है कि पंडित जी का जो योगदान है भारत के निर्माण में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिस्टोरिकल है, उसमें तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये भी मानना कि केवल पंडित जी ही ने सब चीज़ दी हमें, मुझे लगता है पंडित जी को खुद ये बुरा लगता है। हमारी डेमोक्रेसी अगर चलती है तो क्या भारत की जनता का उसमें योगदान नहीं है? क्या और लोगों का योगदान नहीं है? बिल्कुल है, पंडित लेकिन जी का कोई तो बुनियाद रखने वाला और दिशा दिखाने वाला होता ही। मेरा मानना यह है कि बुनियाद कलेक्टिवली रखी गई थी। पंडित जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनके सहयोगी कम नेता नहीं थे। उनके सहयोगी जो थे उनका भारत और हमारे राष्ट्रीय निर्माण में कम योगदान नहीं रहा है। वो हर एक नेता उनमें से अगर आप देखें तो वो खुद जायंट थे। हम क्या गांधी जी को भूल जाएंगे कि गांधी जी का योगदान इसमें नहीं है? तो ये एक किस्म से पंडित जी को डीएफआई करना, कि उनको भगवान का अवतार मानना, मुझे लगता है गलत है। हाँ, पंडित जी का जो बहुत बड़ा योगदान है वो मुझे लगता है कि साइंस और तकनीकी के क्षेत्र में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनाना। और आज के दिन भी आप देखें, अणुशक्ति का क्षेत्र, स्पेस का क्षेत्र,
उसमें उन्होंने जो योगदान दिया, जो उसमें उन्होंने मार्गदर्शन किया, वो वास्तविक लेकिन रूप आप से उनको बहुत इतना बड़ा सीमित था। क्यों करके देखना चाहते नहीं, हैं? देखिए, मैं सीमित नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका योगदान हमारे राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में रहा। लेकिन उनके जो प्रशंसक हैं वो ये मानते हैं कि केवल पंडित जी ही थे और कोई नहीं था। मैं मानता हूँ कि एक कलेक्टिव लीडरशिप थी जो कि गांधी जी के साथ उत्पन्न हुई, और उस कलेक्टिव लीडरशिप को हमें नहीं भूलना चाहिए। जी, मुशीरुल हसन साहब जो उनके आलोचक हैं वो ये अभी भी मानते हैं कि दरअसल ये कलेक्टिव लीडरशिप का नतीजा था जो नेहरू को इतना बड़ा बनाकर गया। तो क्या हम नेहरू को इंडिविजुअल के बजाय कलेक्टिव लीडर के रूप में देखना चाहिए, या आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? देखिए, कलेक्टिव लीडरशिप को तो रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा, इसलिए कि नेहरू एक बहुत बड़े फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत अहम एक हिस्सा थे, और जाहिर है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल गांधी जी की लीडरशिप में चली और उसमें बहुत से लोगों ने योगदान दिया, बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी। इसी के साथ साथ जब आज़ादी हुई और नेहरू प्राइम मिनिस्टर हुए तो जाहिर है उनकी कैबिनेट में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम रोल अदा किया और जिन्होंने नेशन बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में जो जिस प्रकार का कंपैरिजन हो रहा है, तुलना की जा रही है नेहरू और लोगों के साथ, ये कंपैरिजन जो है वो बहुत गलत है, वो नामुनासिब है। हर इंडिविजुअल की आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के बाद उसकी एक अपना महत्व है, उसकी अपनी जगह है, उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। नेहरू, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू के कंट्रीब्यूशन को गांधी जी के बाद उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, उन्होंने कांग्रेस को एक विजन प्रोवाइड किया। लेकिन जो आलोचक हैं वो यही तो कह रहे हैं कि आप नेहरू का विजन जरूर बड़ा था, लेकिन उनके साथ जो उनकी पूरी लीडरशिप थी उसको क्यों नकारा जा रहा है? उसको कह ही रहा हूँ। नेहरू बहरहाल कांग्रेस के नेता थे। जंग आज़ादी में जो उनका पोजीशन थी वो तो अपनी थी, लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति रही है कराची रेजोल्यूशन 1931 के बाद, और कांग्रेस ने जिस तरह से किसानों के साथ और मज़दूरों के साथ और गरीब तबकों के साथ आइडेंटिफाई किया और जिसके तहत लैंडलॉर्डिज्म को ख़त्म किया आज़ादी के बाद, उस सब में नेहरू की छाप है। ठीक है ना? मैं और लोग भी मैं आपके पास आऊँ उससे पहले इंदर मल्होत्रा साहब के पास ज़रूर जाना चाहूँगी। इंदर मल्होत्रा साहब, क्या आज जो हमारा समाज है और हमारा देश है उसमें नेहरू की छाप का इम्पोर्टेंस उसी तरह से रह गया? क्योंकि आज आलोचक ज़्यादा मुखर होकर उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ नेहरू नहीं बल्कि पूरी टीम थी जो परफॉर्म कर रही थी। जी, जो उनके आलोचक हैं वो सिर्फ नेहरू नहीं कह रहे, वो नेहरू को बहुत अटैक कर रहे हैं, और कोई उनमें हकीकत, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों साथियों ने मेरे अभी कहा जी कि नेहरू के साथ सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे और बहुत लोग थे, राजेंद्र प्रसाद थे जो प्रेसिडेंट रहे, राजा जी थे, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बात पे भी कोई शक्को शुबा नहीं कि महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े हिंदुस्तानी लीडर हुए हैं, और उसको मैं आपको बताता हूँ क्यों। कि गांधी जी, जरा मुझे अंग्रेजी इस्तेमाल कर लेने दीजिए, गांधी जी वॉज द लिबरेटर ऑफ इंडिया जी, and Jawaharlal Nehru was its modernizer and the founder of its democracy. Democracy, every democratic institution उन्होंने बनाई है जी। उनके वक्त की पार्लियामेंट देख लीजिए और आज की पार्लियामेंट देख लीजिए पिछले। जी, तो आपका ये कहना है कि दरअसल उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, उसको स्थापित करने में जो भूमिका निभाई उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुभाष कश्यप जी, आखिर आलोचकों को ये मानने में क्यों संकोच होता है कि वो एक विजनरी नेता थे और उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया?
मैं नहीं समझता किन आलोचकों की बात आप कर रही हैं। मेरा विचार है कि इसमें दो राय नहीं हो सकती कि नेहरू जी देश की महानतम विभूतियों में हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनका भारतीय संसदीय लोकतंत्र की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और एक बात जो अक्सर नहीं कही जाती, भारत के संविधान के निर्माण में नेहरू जी का और सरदार पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जो संविधान के मूल सिद्धांत थे, उनका निर्णय नेहरू जी और सरदार पटेल दोनों ने मिलकर, अपने कई मामलों में अपने मतभेद होते हुए भी दोनों ने मिलकर उनका निर्माण किया। और मैंने एक पूरी पुस्तक लिखी है, नेहरू एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी नेहरू एंड पार्लियामेंट। तो मेरा मानना है कि संसदीय लोकतंत्र की स्थापना में और भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों के निर्माण में नेहरू जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ये कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि और लोगों का स्थान नहीं था। और भी बहुत दिग्गज नेता हुए, हमारे स्वाधीनता सेनानी हुए, जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया, देश में संस्थाओं के निर्माण में भाग लिया। किसी का भी योगदान कम नहीं आंका जा सकता, सबका ही योगदान है, सामूहिक योगदान है, भारत के लोगों का योगदान है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल हम नेहरू के योगदान को कम नहीं मानते हैं, लेकिन सामूहिक योगदान माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जनता का भी योगदान था और दूसरा जो दूसरे नेता थे उस वक्त के, उनका भी योगदान था। आपने कहा कि मूल सिद्धांतों की पे चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मूल सिद्धांत असल में आज के दौर में कितने रेलेवेंट रह गए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे मनोज जी आपके। मनोज जी, तमाम जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि नेहरू के योगदान को कम करके नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन ये कलेक्टिव लीडरशिप थी जिसकी वजह से नेहरू ने जो तमाम इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए या जो तमाम सिद्धांत दिए उस पे चलकर हम आगे बढ़े। पर क्या ये जो मूल सिद्धांत थे, चाहे वो गुटनिरपेक्षता के हों, धर्मनिरपेक्षता के हों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हो, विकास में समाजवादी विचारधारा लाने की बात हो, इस पर हम वाकई चलकर आगे बढ़ पाए हैं और अपने आप को स्थापित कर पाए हैं, या फिर आजकल जिस तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं कि कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बातचीत की शुरुआत यहाँ से करूँ कि बीते चुनाव के बाद इस तरह का एक प्रचार तंत्र लग रहा है जैसे नेहरू चुनाव हार गया हो, कांग्रेस नहीं हारी हो, नेहरू हार गए हो। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ और मैं माफ़ी के साथ कहूँगा मणिशंकर, और वो नाराज़ नहीं होंगे। कांग्रेस का कॉपीराइट नहीं है नेहरू पे। नेहरू ऐतिहासिक धरोहर है, और ऐतिहासिक धरोहरों के इर्द गिर्द जब इस तरह का ताना बाना बुना जाता है कि नेहरूवियन आइडियल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मूल्य खत्म हो गए। मैं बताऊं, नेहरू खुद डीफिकेशन का विरोध करते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको सैकड़ा चिट्ठियां दिखा सकता हूं कि उन्होंने कहा है कि ऐसा ना करो, मेरे इर्द गिर्द इतना बड़ा ताना बाना मत बुनो। एक चिट्ठी उन्होंने लिखी, मैं बता रहा हूं अभी, सुधीर घोष को जून 47 में, और जो बात अभी लगातार पिछले दिनों चली है सरदार पटेल वर्सेस नेहरू, उन्होंने कहा कि लंदन में कोई एक व्यक्ति मुझको रिप्रेजेंट करता है और आप सरदार को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फैंटास्टिक नॉनसेंस। लेकिन आज उस नॉनसेंस के इर्द गिर्द एक समाज बना, एक विचार बनाने की चेष्टा हो रही है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा, जमहूरियत जो हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो अगर आज सर्वाइव कर रहा है, बावजूद इसके हमारे चैलेंजेस बहुत हैं, तो नेहरू का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और वो सिंगुलर में भी नहीं मानूंगा, कलेक्टिव योगदान है। वो प्रजातंत्र को सेक्युलरिज्म से इंट्रिंसिकली लिंक करते थे। और मैं बताऊं, फिर 47 में जब दंगे हो रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने खुल करके कहा कि सुनो, पाकिस्तान के आईने में हिंदुस्तान को मत देखो। पाकिस्तान की नींव में वैमनस्य था, उसकी नियति वैमनस्य में तब्दील होती है। हमारी नींव में सामंजस्य था, लेकिन और इसलिए हमारी नियति अब तक
वैमनस्य की नियति नहीं रही। लेकिन अगर हम उस वैमनस्य को नींव में अब ले जाएं तो वो फिर वैमनस्य में तब्दील होगा। एक आखिरी चीज मैं कहूं, प्रजातंत्र की जब बात करते थे नेहरू तो न्यूमेरिकल मेजॉरिटी से उनको बड़ा विरोध था। वो हमेशा मॉरल मेजॉरिटी की बात करते थे जी। और हम बीते वर्षों में न्यूमेरिकल मेजॉरिटी और मॉरल मेजॉरिटी का फर्क भूल गए। मैं समझता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से नेहरू को संजो कर रखना और सिर्फ टोकेनिज्म नहीं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की हम मॉरल मेजॉरिटी पे बात करेंगे, लेकिन विवेक अर्जुन साहब, क्या इस बात के लिए नेहरू को श्रेय नहीं दिया जा सकता है कि उस वक्त जब देश में दंगों में 20 लाख के करीब लोग मारे जा रहे थे, उस वक्त में क्या उस नेता को हम मॉरल क्रेडिट नहीं दे सकते जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता का नारा दिया उस वक्त में खड़े होके जब लाखों लोग मारे जा रहे थे? मेरा मानना है कि धर्मनिरपेक्षता को नेहरू जी ने बढ़ाया और बिल्कुल उचित बढ़ाया। मेरा ये भी मानना है कि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहे तो फिर भारत नहीं रहेगा। ये तो भारत की नींव है, ये हमारे संविधान की नींव है, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन उस वक्त भी मैं ये मानता हूँ कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, सरदार और जितने कांग्रेस के नेता थे, सब ने धर्मनिरपेक्षता को नहीं छोड़ा। उस सिद्धांत पर वो जमे रहे। अगर नेहरू जी खुद कुछ नहीं कर पाते, वो आंधी ऐसी थी कि एक पेड़ चाहे कितना भी मजबूत पेड़ होता, वो पेड़ उस आंधी को रोक नहीं सकता था। उस दीवार, वहां पर एक दीवार खड़ी होनी थी और हमारा जितना सामूहिक नेतृत्व था वो दीवार बना। और इसलिए हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत धर्मनिरपेक्ष देश रहा कि पाकिस्तान में जो हो उससे हमसे मतलब नहीं। ये मेरा मानना है। जी, तो बार बार हमारे विशेषज्ञों की तरफ से, कईयों की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि दरअसल नेहरू को अकेले क्रेडिट देना सही नहीं है। पूरा एक लीडरशिप था, जो पूरी कांग्रेस पार्टी थी जिसमें तमाम बड़े नेता थे, उन सब ने मिलकर हमारे देश को वो विचारधारा दी जिस पे आगे चलकर हम आज मॉडर्न नेशन अपने आप को कह सकते हैं। लोगों ने खुद कठपुतली को बनाया और फिर उसको तोड़ा। किसने कहा कि एक ही थे, वाहिद एक व्यक्ति थे और वो नहीं होते तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, हम लोकतांत्रिक नहीं होते? कोई भी ये नहीं कहता है। पंडित जी के प्रशंसक, जिनमें से कि मैं अपने को मानता हूँ, कभी नहीं कहते हैं कि एक ही व्यक्ति का योगदान था। लेकिन इस पर मैं ज़रूर जोर लगाऊंगा कि प्रधानमंत्री थे हमारे देश के और प्रधानमंत्री नहीं थे। साथ साथ महात्मा गांधी जी की हत्या हुई आज़ादी के 6 महीने के अंदर अंदर। उसके पश्चात जो 16.5 साल तक इस देश का नेतृत्व दिया वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जबकि उनके तरह के जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं दुनिया भर में, उनके तरफ आप देखें तो हालांकि स्वतंत्रता संग्राम उन ममालिक में सबने किया, बहुत से लोगों ने योगदान दी। आज़ादी मिलने पर जो अव्वल स्थान पर था, उसने कोशिश की कि अपने सहयोगियों को कम करे और खुद एक डिक्टेटर बन जाए। 150 ममालिक में ये हुआ है मैडम। एक ही देश है जहाँ की हमारे नेता, सबसे बड़ा नेता जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि हरगिज इस दिशा में हम देखेंगे ही नहीं। सवाल नहीं उठा कि हम अपने लोकतांत्रिक रास्ते को छोड़ें। अब इसका मतलब ये कहकर इसका मतलब नहीं बनता है कि नेहरू ही थे और कोई था नहीं। लेकिन ये कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हुए नेहरू का जो योगदान था उसको कम करने का प्रयास न हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि यदि भारत न होता, यदि हमारे 5000 साल की सभ्यता नहीं होती, तो हम धर्मनिरपेक्ष होते क्या? ये तो सब हमारी विरासत से उभर कर आई है। लेकिन उस वक्त पर जबकि एक जुनून फैला हुआ था, जबकि लोग एक दूसरे को भाई भाई और पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे, तब इस एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि कभी नहीं हो सकता कि हम भारत
कि भारत पाकिस्तान का आईना बने। तो इसके लिए यदि हमने उनकी प्रशंसा की, इसका मतलब नहीं बनता है कि हम दूसरों को कम कर रहे हैं। जी, मैं एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है जो उनके आलोचक बार बार उठाते रहे, लेकिन उस सवाल पर जाने से पहले मुशीरुल हसन साहब, मैं ये आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या नेहरू को इस मॉरल करेज दिखाने के लिए तारीफ नहीं की जानी चाहिए, प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए, जो उस वक्त में 1947 के दौर में उन्होंने करेज दिखाया, एक गरीब मुल्क को अपने सम्मान की और अपने लोकतंत्र की, अपने देश के धर्मनिरपेक्षता की ताकत बताना, इसके लिए उनको प्रशंसा नहीं दी जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देनी चाहिए। और मणिशंकर साहब ने जो बातें कही हैं मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। दरअसल नेहरू ने न सिर्फ ये कि एक सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी में एक मार्ग दिखाया, बल्कि नेहरू ने रिपब्लिक को एक आइडियोलॉजी दी। और देखिए, आइडियोलॉजी को मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बहुत से माने हैं, लेकिन अगर आप उसका मुकाबला पाकिस्तान के साथ करें जहाँ के एक इस्लामिक स्टेट का निर्माण हुआ, यहाँ एक ऐसी आइडियोलॉजी दी कि जिसमें एक पैकेज था जो नेहरू ने देश के सामने रखा, जिसमें डेमोक्रेसी थी, जिसमें सेक्युलरिज्म था, जिसमें सोशलिज्म के कुछ एलिमेंट्स थे, लिबरलिज्म था और अबव ऑल ह्यूमनिज्म था, जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया। और दरअसल ये नेहरू की पर्सनल ड्राइव थी जिसकी वजह से चीज़ों को आगे बढ़ने में मदद मिली। ये नहीं भूलना चाहिए, और यहाँ मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा मनी से, कि नेहरू के इस प्रोजेक्ट के बड़ी मुखालफत की, नेहरू के प्रोजेक्ट की राजेंद्र प्रसाद ने मुखालफत की सोमनाथ के इशू पर, नेहरू के प्रोजेक्ट के गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, खुद कांग्रेस में ऐसे लोग थे जो नेहरू के एजेंडा के मुखालिफ थे। और नेहरू ने एक बार ये कहा कि ये क्या कांग्रेस की मेंटालिटी है, क्या हम लोगों ने इसलिए कि कांग्रेस इतनी कम्युनल हो गई है, क्या हमने इसलिए आज़ादी हासिल की। तो लेकिन उसके बावजूद पटेल के साथ भी उनके डिफरेंसेस थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के मसले पर कैबिनेट से रिज़ाइन किया। तो खुद पार्टी में इतने टेंशन्स थे, आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस थे। और नेहरू की खूबी ये थी कि जैसे इकबाल के एक मिसरा है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। नेहरू ने हालात को समझा और उस सेंसिटिविटी का उनको एहसास था, और उसके साथ उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिसमें टेम्पल्स ऑफ लर्निंग वाला एक बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि नेहरू का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है कि इस देश को उन्होंने एक लिबरल और एक एनलाइटेंड डिस्कोर्स दिया। जी, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी ऐसा लगता है कि दरअसल कुछ आइडियाज़ उन्होंने अपने थोपने की कोशिश की, खास तौर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला जो आइडिया है। लेकिन मैं इंदर मल्होत्रा साहब आपके पास आना चाहती हूँ। क्या जिस तरह से मुशीरुल हसन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने हालात को समझा और उस हालात को समझते हुए अपने विचारधारा को देश के सामने रखा, जिसको आफ्टर ऑल कलेक्टिव रूप में सबको मानना पड़ा और सब साथ लेकर चले, जिसमें जाति का मसला हो, नस्ल का मसला हो, धर्म का मसला हो, जेंडर का मसला हो, सबको एक तरह से बराबरी देने की पहल भी नेहरू ने ही की। क्या इसके लिए भी उन्हें क्रेडिट देना चाहिए? जो बात मणिशंकर ने कही है और जो उन्होंने कही है उसको मैं दोहराता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे दरअसल आगे जाना चाहता हूँ। और एक तो बशीर ने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि सारे कांग्रेस वाले लगे हुए थे धर्मनिरपेक्षता में। उन्होंने टंडन साहब की बात की है, टंडन साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए थे, फिर उनको निकालना पड़ा था, तो वे मैं तो मैं इस चीज़ को एक फिक्रे में कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि अगर आज भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं है, तो वो इसलिए है कि जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे और वो जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के लीडर थे। अच्छा, अब दूसरा, बार बार आप आलोचकों का जिक्र कर रही हैं, बहुत आलोचक हैं वो तो। इनफैक्ट यानी नेहरू को
की तो बदनामी करना चाह रहे हैं, जो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि नेहरू को अच्छा, लेकिन वो दो किस्म के हैं। पहले तो वो लोग हैं जो नफरत करते हैं नेहरू के धर्मनिरपेक्षता पद की जो बेसिस है सारा पॉलिसी का, यानी और यूनिटी की। और वो लोग हैं, वो देखिएगा किस किस्म की हिंदुत्व की बात हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जो है वो इस चीज़ को नहीं होने देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है मेजॉरिटेरियन की। और जवाहरलाल नेहरू, बशीर ने जैसे कहा, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि आप सोमनाथ जाना चाहते हैं तो अपने खर्चे पे जाइए, ये सरकार का काम नहीं है। और टंडन साहब से तो बड़ी सख्त उनकी मुखालफत थी, जी, और थोड़ा बहुत सरदार पटेल से भी और गोविंद वल्लभ पंत से भी उनका झगड़ा था। दूसरे लोग वो हैं जो नेहरू के ज़माने के कुछ नहीं जाते। देखिए सारे पॉपुलेशन हमारे जो है अब 35 साल से छोटी है, 2/3 पॉपुलेशन। अब उन लोगों को ये समझाया जा रहा है कि नेहरू ने तुमको गरीब कर दिया, और देखिए कितनी फ्री मार्केट फ्री उनकी अगर उनके बारे में जो आपने एक मुख्य बात कही वो ये कही कि कांग्रेस के तमाम नेता, आपने भी कहा और मुशीर साहब ने भी कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता जब धर्मनिरपेक्षता के आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस वक्त दृढ़ता से वो खड़े रहे। काटजू साहब जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि कुछ नुआंसिंग में फर्क होगा, लेकिन कोई नेता ऐसा नहीं था जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत को नकारता था। पुरुषोत्तम टंडन जी का नाम लिया गया। टंडन जी कंजर्वेटिव हिंदू थे, वो नहीं चाहते थे कि स्टेट दखलंदाजी करे हिंदुओं के मामले में, और स्टेट ने फिर करी, नेहरू जी ने करी। उनका यही विचार था कि शायद कि अगर एक धर्म के साथ होगा तो फिर सब धर्म के साथ क्यों ना हो। ये बड़े विचार, पंडित जी ने एक राय अपनाई, और आज के दिन जो ये रिएक्शन हुआ है, मैं खुल के आपसे कहता हूं कि एक समाज के साथ अगर आप सोशल इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या और समाजों के साथ आप नहीं करेंगे? पंडित जी वहां चूक गए। अगर हिंदुओं के साथ हिंदू कोड बिल आया तो मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं लाए वो, जबकि मुस्लिम लिबरल चाहते थे? तो क्या वो उलमा से डर गए? पंडित जी का भी हम मूल्यांकन करें। हम पंडित जी, जैसे आपने कहा, झा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि पंडित जी नहीं चाहते थे कि उनको किसी पेडेस्टल पे बैठा दिया जाए और उनकी पूजा हो। पंडित जी चाहते थे कि मेरी भी आलोचना करिए आप। तो इस सब को अगर आप देखें तो ये कहना कि धर्मनिरपेक्षता से अलग होना चाहते थे लोग, वो गलत है। देखिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो था वो पंडित जी से तो शुरू नहीं हुआ था, पंडित जी से पहले से था। तो मैं कह दूं, उनकी जो इस बुनियादी हमारे जो सिद्धांत हैं, जो असूल है इक्वालिटी का, जो धर्मनिरपेक्षता का जो है, वो लिबरल ट्रेडिशन में भी था। वो भी तो नेता थे, तेज बहादुर सप्रू थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिरोज शाह मेहता थे, हर प्रांत में नेता थे, वो सब भी थे। तो ये सब को हमें पूरे, ये एक स्वतंत्रता संग्राम जो आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है, मेरा मानना है कि इसको पूरे एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। क्या हम कॉन्टेक्स्ट से बाहर होकर देखते हैं धर्मनिरपेक्षता को? मणिशंकर, माफ कीजिए, धर्मनिरपेक्षता को कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्यों ये मतभेद बने तब उस जमाने में पंडित जी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच में, या पंडित जी और जीबी पंत के बीच में, या पंडित जी और किसी और के भी बीच में। एक उदाहरण दिया गया है, उस पर मैं आना चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल जबकि देश का विभाजन हुआ और वो भी धार्मिक आधार पर, लेकिन हमारे देश में इतने मुसलमान बचे और दूसरे छोटे छोटे फिरके के लोग भी बचे, तो पंडित जी ने सोचा कि हमारी राष्ट्रीयता को कायम रखने में सबको हमें मुतमैन करना चाहिए कि वो खुद अपनी जो हैसियत है उसको वो
बिल्कुल बरकरार रख नहीं, सकते वो हैं। इस बात पे उनका कोई विरोध नहीं है। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि जैसे हिंदू कोड बिल आया वैसे मुस्लिम कोड बिल या दूसरे समुदायों को क्यों नहीं उस तरह से एंगेज नहीं, किया गया। देखिए, हिंदू कोड बिल को तैयार करने में एक बहुत बड़ी हिंदू बहुमत थी पार्लियामेंट में। हाँ। और उन डिबेट्स को आप देखिए, कोई मुसलमान ने उसमें भाग नहीं लिया। ये हिंदुओं के तरफ से किया गया था। और इसके पहले एक वॉलंटरी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए गए, जबकि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड 1954 का था मौजूद। तो क्यों एक हिंदू सिविल कोड? क्योंकि हिंदू अपनी हैसियत को कायम रखना चाहता था। तो उसी लिहाज से दूसरे जो हमारे कौम हैं हिंदुस्तान में, दूसरे जो फिरके हैं, दूसरे जो रिलीजन्स हैं, वो भी अपने अपने तरीके से बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, तबादला ला रहे हैं। लेकिन किसी का हक नहीं बनता कि जबकि मुसलमानों की संख्या इतनी कम है हमारे पार्लियामेंट में, कैसे जाकर पार्लियामेंट तय करे कि क्या होना चाहिए, जब तक कि उस कौम के तरफ से अपने ही प्रस्ताव आए बदलने के लिए। और बहुत से ऐसे आए हैं, तो बहुत से ऐसे आए हैं, उनको हमने लेजिस्लेट किया है। लेकिन हमारे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉलंटरी रखते हुए और उसके बाद एक हिंदू सिविल कोड बनाने का हम मुसलमान सिविल कोड या क्रिश्चियन सिविल कोड या पारसी सिविल कोड किसी के सर पर थोपे। मैं एक छोटी सी चीज कहूँ, ना सिर्फ धर्मनिरपेक्षता, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट देखिए, आपको दिखेगा कि नेहरू अपने युग से काफी आगे थे। इसका क्रेडिट नेहरू को तो मिलना ही चाहिए। एक तीसरी संक्षिप्त टिप्पणी में करूं, क्योंकि आज के दौर में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पे कोई कुछ बोलता नहीं। वल्लभ भाई पटेल को 1948 में एक चिट्ठी लिखते हैं, वो कलकत्ता हाईकोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का मामला था। उन्होंने कहा कि मुझको सारे लगभग पसंद आए, लेकिन एक एनसी चटर्जी साहब को आपने क्यों लिया है? ये तो हिंदू महासभा के अग्रेसिव लीडर हैं, और ये नेहरू की चिट्ठी है, और वो उस पर भी मना नहीं करते हैं। वो पटेल को, ही वॉज अ ग्रेट डेमोक्रेट, विरोध के बावजूद वो पटेल को पूरी आजादी देते हैं कि आप निर्णय करो अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को हम फ्रेम ना करें, ये फ्रेम तोड़ के बाहर निकलेंगे। नेहरू उस तरह की शख्सियत है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता, अपीजमेंट की जुबान कौन बोल रहे हैं और क्यों बोला जा रहा है। मैं बिल्कुल अपने पैनलिस्ट मणिशंकर भाई से सहमत हूं कि आप जब आरोप लगाते हैं नेहरू पे, तो फिर ये आरोप आप बाहर से लगा रहे हैं, संदर्भ में जाके नहीं लगा रहे हैं। पाकिस्तान अलग बना था, माइनॉरिटी साइकी की क्या हालत थी हम सबको मालूम है। लोग गर्म कर रहे थे जमीन को, एक गर्म हवा फिल्म बनी, आप उसके संदर्भ को याद कीजिए कि जमीन को इतना गर्म करो कि अपने भाग जाए। इस तरह के लोगों के बीच में अगर नेहरू थे, तो मैं समझता हूं कि नेहरू ने तो विरुद्धों का सामंजस्य करके जो कुछ भी हमें दिया है वो खाती है हमारी। और जहां तक रही कि आगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, तो नेहरू के विजन में वो दौर भी था कि जब ये संभव हो सकेगा। लेकिन बाद के लोगों ने उस दौर को छत विछत करने का काम किया और संभावनाओं को समूल नष्ट करने का काम किया। सुभाष कश्यप जी, जो मनोज झा ने कहा कि नेहरू को दरअसल अलग अलग खांचों में देखने की जरूरत नहीं है, उनको संपूर्णता में देखना पड़ेगा, और ये जो विरोधों का सामंजस्य करके वो चलते रहे, उसको आज के पर्सपेक्टिव में सही तरीके से समझा नहीं जा पा रहा है। जी, पहली बात तो ये कि मैं मनोज जी से नितांत सहमत हूँ। दूसरी बात ये कि समय के अनुसार, राष्ट्र की, समाज की, देश की आवश्यकताओं के अनुसार सोच बदलता रहता है और बदलता रहना चाहिए। और जिन विचारों की सार्थकता अब से 50 साल पहले थी, हो सकता है अब उनकी सार्थकता न हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस समय जिन्होंने उन विचारों का संपादन किया वो गलत थे। जो भी हमारी ऐतिहासिक विभूतियां हैं, उनका देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। उसमें जो कुछ पॉजिटिव है उसको लेना चाहिए, और नकारात्मक प्रवृत्ति से किसी भी महापुरुष को नहीं देखना चाहिए। मणिशंकर अय्यर जी कोई कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? मैं मणिशंकर अय्यर जी की बात से, मणिशंकर अय्यर जी की मैं हर एक बात से सहमत हूँ। हाँ। जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे, धर्मनिरपेक्षता की बात बार बार की जा रही है। नहीं, एक बात सुनिए, एक सेकंड। हाँ। धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है। धर्मनिरपेक्षता, पहली बात तो ये शब्द गलत है। पंथ निरपेक्षता शब्द माना गया है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है उसमें भी पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता गलत है। दूसरी बात ये कि नेहरू जी की अगर बात की जाए इस संदर्भ में, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो उनका भाषण है उसका हम जिक्र क्यों नहीं करते? उसमें उन्होंने कहा था, आप देखिएगा, उसमें उन्होंने कहा था मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी कि हमारी विरासत एक है, कॉमन हेरिटेज है। तो उनका जो पंथ निरपेक्षता थी उसमें कॉमन विरासत की बात शामिल थी जी। एक और मैं आपको निवेदन करूं, नेहरू जी के लोकतंत्र में विश्वास का, कानपुर में इलेक्शन के दिनों में पहले चुनाव में भाषण दे रहे थे और किसी ने खड़े होकर कहा कि यहाँ से जो आपने कैंडिडेट चुना है कांग्रेस ने वो तो बहुत करप्ट है। तो नेहरू जी ने जवाब दिया, मंच से जवाब दिया कि अगर आप जानते हो वो करप्ट है, हो सकता है मैंने गलती की हो, अगर वो करप्ट है और आप जानते हो तो उसको वोट मत दीजिए, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट है। तो आज वैसी नैतिकता रह गई है कि नहीं राजनीतिक दलों में? इस पर भी हम करेंगे चर्चा। और हमारे देश के युवा दरअसल उन उसूलों, उन सिद्धांतों के बारे में क्या सोचते हैं और वो आज के दौर में कितने रेलेवेंट, कितने प्रासंगिक रह गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब तक हमने नेहरू के मॉडर्न विचारों पर चर्चा की, लेकिन आज के दौर में नेहरू के आर्थिक विचारों की काफ़ी आलोचना हो रही है। समाजवादी अवधारणा का एक अद्भुत मॉडल हालांकि नेहरू ने दिया था, जहां एक ऐसा आर्थिक नज़रिया पेश किया गया जहां अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो सके और मुल्क औद्योगिकरण के सहारे दुनिया से कदम मिला सके, जिसे हम कई बार मिक्स्ड इकोनॉमी इन वेलफेयर स्टेट भी कहा करते हैं। कैपिटलिज्म के इस दौर में नेहरू की उस बुनियाद पर हम कहाँ पर खड़े हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। दरअसल बार बार हमारे तमाम जो आधुनिक इकोनॉमिस्ट हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि नेहरू ने जो आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया वो अब इस वक्त में कम्प्लीटली फेल्ड हो चुका है। देखिए, मैं बल्कि ये चाहता था कि ये बहस में आए। मैं मानता हूँ और इसके लिए मैं पुख्ता तौर पर मैं समझता हूँ कि सन 1991 से मैं कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि कई लैटिन अमेरिकी देशों का मैं उदाहरण दे सकता हूं कि नव उदारवाद के समक्ष घुटने नहीं टेके गए। हाल ये हो गया कि आपने कहा कि इसका कोई विकल्प ही नहीं है और आप एक नए रास्ते पे चल पड़े। मैं समझता हूं कि वहां से समाजवादी जो विचारधारा थी, नेहरूवियन सोशलिज्म जो पूरा का पूरा था, वो बिल्कुल मार्क्सवाद से ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भिन्न था, लेकिन उससे उसके कुछ मतभेद भी थे। उस विचारधारा को हमने पूरा परिपक्व होने से पहले खारिज कर दिया और वैचारिक रूप से खारिज किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब उदारवाद का दौर शुरू हुआ उस समय हमने नेहरू के समाजवाद का साथ छोड़ दिया और इस वजह से हम इस हश्र और तर्क कर लिए हमने अपने। जी, मणिशंकर अय्यर जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने नेहरू का समाजवाद छोड़ा? क्योंकि आंसू बहाते हुए मैं कहूं कि आपसे सहमत हूं। हकीकत ये है कि सोशलिज्म का शब्द जो है, शब्द छोड़िए विचारधारा, उसको 1991 के पश्चात हमने छोड़ रखा है और इसका ये नतीजा हुआ कि जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम पर इल्ज़ाम लगे जिनमें काफ़ी बुनियाद था कि करप्शन हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन हमें ये सोचना चाहिए, याद में रखना चाहिए कि वैज्ञानिकों का कहना है, आर्थिक वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रिटिश ज़माने में हमारा जो तरक्की की तादाद थी वो तकरीबन 0.72% की थी और पंडित जी के पहले 5 साल के अंदर हम 3.5 तक पहुंचे। 5 गुना ज़्यादा किया हमारी राष्ट्रीय आमदनी को। और यदि उसके पश्चात उसी तादाद पर हम आगे बढ़ते तो आज हम तकरीबन 15% आगे बढ़ते जाते, ये नहीं कि हम 5% पर होते। लेकिन दुनिया का कोई मुल्क इतनी तेज गति से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है कि नहीं, कि जो हमारी कृषि है उसका उन्होंने किसी तरह से स्टेट के हाथ में नहीं लिया, वो निजियों के हाथ में रहा और वही था सबसे बड़ा बहुमत हमारे अर्थव्यवस्था में।
तीसरी चीज ये है कि उन्होंने एयरलाइंस और रेलवेज को छोड़कर किसी और की नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण नहीं किया, सिवाय वो ब्रिटिश कंपनियों के जो कि भारत को छोड़कर जा रहे थे। तो उन्होंने हमेशा एक समन्वय रखा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में। नहीं, और लेकिन आप इस ये पर मानते हम हैं कि इस जब पर वो जोर लगाते रहे कि हमारा समाजवाद जो है वो एक भारतीय समाजवाद है, हम इसकी आयात कहीं और से नहीं हमने किया। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के दिन हम पंडित जी पर बात कर रहे हैं और मैं नहीं, हम पंडित जी पे बात कर रहे हैं, उनकी विचारधारा पे बात कर रहे हैं, उनकी आर्थिक नीति पे बात कर रहे हैं, और इसीलिए ये सवाल आया। और कई सारे जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ये सवाल उठा रहे हैं कि उनका जो आर्थिक समाजवाद था उससे देश का विकास नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत सारे उनमें अमर्त्य सेन नहीं थे जो एक नोबेल लॉरिएट है भारतवर्ष के, वो बिल्कुल सहमत है कि नेहरूवियन अप्रोच, ये नहीं कि उनमें हर तफसील, लेकिन नेहरूवियन अप्रोच जो है उसी को हमें मानना चाहिए। मात्र आर्थिक प्रगति की तरफ हमने देखे, सामाजिक न्याय को भी उससे जोड़ना चाहिए। जी देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा मानना है कि एक गरीब देश, एक विशाल गरीब देश में अब समाजवाद, जिसका मैं बुनियाद मानता हूँ अंग्रेजी का अगर आप शब्द का प्रयोग करूँ मैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, वो तो मैं मानता हूँ कि उससे हट के हमें नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब वो जो उदारीकरण का दौर आया वो गलत नहीं, था। मेरा मानना है कि उदारीकरण भी होना था, क्योंकि अब नेहरू जी ने एक बैलेंस बनाया हुआ था, वो बाद में जाके बैलेंस टूट गया। मेरा ये जैसे मानना है कि स्टेट को डबल रोटी बनाने में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक इस तरह की स्टेट एपरेटस, स्टेट इकोनॉमी में बाद में हुआ, हाँ, वहां पे आप जो करें, लेकिन फिर हर चीज में एक फैक्ट्री बन गई। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि मंत्रालयों की जमींदारी शुरू हो गई, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस बने, ये वाकई में मंत्रालयों की जमींदारियां थी और कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता था। वो सब गलत था। तो उसके रिएक्शन में उदारीकरण होना तो था, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एक, मतलब ये नियति थी नहीं, एक वो था। और दूसरा कि हम जब पंडित जी ने जब आर्थिक विकास भारत का शुरू किया, तो उस वक्त हमारा प्राइवेट सेक्टर उसमें इतना बल नहीं था, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो सब भार वो सब उठा सके कैपिटल इंडस्ट्रीज का। तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन बाद में चल के मेरा ये मानना है कि जहाँ नीतियों में परिवर्तन करना था, वहां पे उपयुक्त समय नहीं हुआ। और उदारीकरण में जिस तरह से फिर खुली छूट हुई और जो फिर लूट हुई है, वो तो फिर देश के सामने है। लेकिन आज जो हमारे साथ नौजवान बैठे हैं, ये दरअसल वो वही नौजवान हैं जो उदारवाद के दौर में पैदा हुए और पनपे बढ़े हैं। तो इनके सवाल ले लेते हैं अब। जी, आप में से कौन सवाल करना चाहता है? एक कमेंट पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू का राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका रही उसको तो हम आज नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी जो उनकी आर्थिक नीति की आलोचना हो रही है, तो आज 2014 में खड़े होकर के 50 के दशक की आर्थिक नीति की आलोचना करना सही नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जो नेहरू जी ने देश के भीतर के औद्योगिक घरानों को विकसित करने के लिए, उस वक्त हम इतने सशक्त नहीं थे कि हम विदेशों के सशक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो इसलिए उस वक्त हमारी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया गया। आज हम सशक्त हो गए तो हमारी इकोनॉमी को ओपन किया जा रहा है। मैं डॉक्टर झा के विचार से सहमत हूँ कि नेहरू अपने वक्त से आगे की सोचते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते थे। नेहरू ने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक घरानों को सशक्त बनाने की बात की थी, और उन्होंने उस सेकंड प्लान को उन्होंने डेडिकेट किया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, वैसे ही आज का वर्ग उनकी अगर समीक्षा करना चाहता है नीतियों की, तो इसे हमारी धृष्टता नहीं समझनी चाहिए। तो जैसे कुछ विदेश की नीतियाँ थी, जैसे जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायित्व सदस्यता की वकालत की, तो क्या वो चीन की मंशा को भांपने में अक्षम हो गए थे? और दूसरा एक छोटा सा प्रश्न कि जब सरदार पटेल को राष्ट्र के एकीकरण की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सरदार पटेल से अलग लेकर के उस पर नेहरू जी का बीच में आना, क्या वहां पे उस स्थिति को भांपने में अक्षम हो गए थे? 100% सहमत हूँ। और एक शिक्षक के नाते जब प्रश्न बहुत ही सहयोगी प्रश्न होता है तो अच्छा लगता है। सबसे पहले तो ये कहूँ कि अभी हाल में एक किताब पढ़ी है बीके नेहरू की, नाइस गाइज फिनिश सेकेंड। उसमें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, कि नेहरू जी चीन को लेकर के उनके आकलन में कुछ मौलिक चूक हुई, लेकिन वो उस व्यक्ति का बड़ा कैनवास देखिए। वो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड कर रहा था दुनिया में सशक्त देशों के मुकाबले,
और चाइना के साथ जो उनका अप्रोच था वो उस दौर का अप्रोच था। चाइना 62 में हमारे साथ क्या कर गुजरा, मैं समझता हूं कि एक ऐसे मानस के रूप में उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया हुआ नेहरू जी के साथ, जो व्यक्ति एक युग दृष्टा था, वर्ल्ड विजन था उसका, और वो दुनिया को जब गुटनिरपेक्ष की बात नेहरू कर रहे थे, एक गरीब मुल्क, किसी ने कहा है गरीब मुल्क, कई चीज़ों आयात पर हम निर्भर थे, वो मुल्क पॉलिटिकली एक स्टैंड ले रहा है और वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर बड़े बड़े मुल्कों को धूल चटा रहा है। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है। जी काजी साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे विदेश नीति जो जिस तरह की उनकी रही, खासतौर से कश्मीर को लेकर और चाइना को लेकर उनकी? देखिए, मेरा मानना है कि जो गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत था वो तो बिल्कुल उचित था। अपने समय के लिए भारत के सामने और कोई विकल्प था ही नहीं। विकल्प भारत जैसा महान देश किसी देश का एलाई या पिछलग्गू नहीं बन सकता था। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि चीन के मामले में उनसे त्रुटि हुई और पाकिस्तान के मामले में भी कुछ बुनियादी गलतियाँ ज़रूर हुई। जी अगला सवाल। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मामले में मेरा ख्याल से नेहरू से काफ़ी गलतियाँ हुई। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि उन्होंने प्लेबिसाइट की बात की और उस बात को फिर बाद में ऑनर नहीं किया गया, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में। और जाहिर है कि जब प्लेबिसाइट की बात की तो वहाँ एक्सपेक्टेशंस कश्मीर वैली में बहुत बढ़े और उससे बड़े कॉम्प्लिकेशन। दूसरे ये कि शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करना मेरे ख़्याल से पहली बार मैं समझता हूँ कि वो एक मॉन्यूमेंटल डिज़ास्टर था, इसलिए कि शेख अब्दुल्ला के अरेस्ट के बाद जो है वो कश्मीर का जो मसला वो दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया और कुछ ऐसे एलिमेंट्स के हाथ में पहुँच गया कि जो कश्मीर के मसले को एक्सप्लॉइट करना चाहता था। और तीसरे ये कि जो मेरे ख़्याल से जो उनके एडवाइज़र्स थे कश्मीर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कश्मीर के मसले पर जो उनके एडवाइज़र्स थे उन्होंने कभी उनको सही राय दी नहीं। और इसीलिए नेहरू के अगर आप बहुत से खुतूत पढ़ें 1954-55 में तो वो बहुत सी चीज़ों पर अपना रिग्रेट भी का इजहार करते हैं और समझते हैं। ख़ास तौर से शेख अब्दुल्ला के अरेस्ट पर उन्होंने लिखा कि मुझसे गलती हुई, इट वाज एन एरर ऑफ जजमेंट ऑन माय पार्ट। तो मेरा ख्याल से जिस तरह से इस इशू को एड्रेस करना चाहिए था वो किया नहीं गया, इसलिए कि कश्मीर के मसले को एक मुसलमान मसला। कभी और विस्तार से कश्मीर के मसले पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आज हमारे पास वक्त की कमी है। मैं चाहती हूँ आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल आप सभी से, आपने कहा कि नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत दिया उसके बावजूद भी उन्होंने एक मुल्क को धर्म के आधार पर दो मुल्कों में बांट दिया, और वो भी ये बात बहुत प्रसिद्ध सी हमारे युवाओं में कि वो जिन्ना अली जो थे, अली जिन्ना, और उनके बीच में कुछ आपसी मतभेद थे कि वो दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पे खुद अडिग थे? मणिशंकर, माफ़ कीजिए, आपको इतिहास दोबारा पढ़ना चाहिए क्योंकि पंडित जी ने बहुत कोशिश की कि इस देश को एक रखे। यहाँ तक गांधी जी गए कि उन्होंने कहा कि जिन्ना को आप प्रधानमंत्री बनाइए ताकि इस देश को हम एक कायम रख सकते हैं। लेकिन जिन्ना साहब का ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्म के नहीं हैं, ये तो अलग अलग कौम के हैं और इसलिए हमें अपना देश चाहिए, हमें एक नेशन चाहिए। और इस बिंदु पर सहमति नहीं थी इन दोनों के बीच में और इसलिए बंटवारा के अंत में जाकर अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको हम आज़ादी देंगे लेकिन शर्त ये था कि विभाजन हो। अब उस वक्त हमने इसको माना नहीं होता कि हम आज़ादी अभी छीन लेंगे, ले लेंगे, तब शायद वही हालत होती हमारी दशक 50 में जो कि कीनिया का हुआ या बाज़ दूसरे ममालिक का हुआ हो। तो उस वक्त के संदर्भ को देखते हुए और कोई चारा नहीं था और पंडित जी कभी खुश नहीं थे कि पाकिस्तान उनके हाथ से निकल जाए और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि भारत और हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हों। मेरा भी यही ख्वाहिश है क्योंकि जब तक कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते तो विभाजन के जो बुरे बुरे नतीजे हैं वो नहीं निकलेंगे और अच्छा जो
हम सब एक साथ रह रहे थे ज़माने में, उसको दोबारा कायम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति की बड़ी आवश्यकता। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी हैं, किसी का सवाल है उनसे? जी पूछिए आप अपना सवाल कश्यप साहब से। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हिंदू कोड बिल सन 1991 में संसद में प्रस्तुत किया गया, तो उस समय ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि जिसके कारण नेहरू जी भी उसे पास नहीं करा पाए थे? देखिए, उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों में जो निर्णय लिया गया, उसकी आज की परिस्थितियों में उसकी विवेचना अगर करेंगे तो नतीजे सही नहीं निकलेंगे। हमें अपने को उस समय की परिस्थिति में रखना पड़ेगा और उन परिस्थितियों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक मिसाल मैं दूं, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत कड़े शब्दों में ये कहा था कि वो हिंदू कोड बिल के खिलाफ हैं। और प्रोविजनल पार्लियामेंट के दिनों में तो उन्होंने यहाँ तक बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि अगर ये पास भी हो गया बिल तो मैं इसको सहमति नहीं दूंगा और इसको कानून नहीं बनने दूंगा। तो बहुत जद्दोजहद इस बारे में हुई और इस पर ये सेंटिमेंट भी था, जैसा काटजू साहब ने कहा, वो सेंटिमेंट उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज की स्थिति बहुत बदली हुई है, लेकिन उस समय वो सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इतने मॉडर्न थिंकिंग भी इतनी परिपक्व नहीं हुई थी जितनी आज है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उस समय न पास किया जाना उस समय की मजबूरी थी। लेकिन उस समय के दौर में जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया गया, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया गया, जिस पर इतनी हमने चर्चा की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चा हमने नहीं की, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तारीफ आपने ज़रूर की। इसके अलावा जो विकास का समाजवादी मॉडल अपनाया गया, इन सब को आज भी रेलेवेंट माना जा रहा है और इसी पर चलकर 67 सालों में देश ने दुनिया में अग्रणी स्थान भी हासिल किया है। तो हम अभी भी ये कह सकते हैं कि ये जो तमाम विचारधारा नेहरू की थी, ये रेलेवेंट है, प्रासंगिक है और इस पर अभी देश को आगे बढ़ने के लिए लगातार नई दिशा मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए और आपका भी।